11 participants, and we'll start after 35 come. Okay, chalo, 9:50, and we have 29 participants. Others will join as they come. So we were talking about शुक्र दृष्टि. हम शुक्र दृष्टि की बात कर रहे थे. अत्यधिक मैथुन, व्यायाम, वेग धारण, ये सब वात प्रकोपक आहार विहार है. तो वात का प्रकोप होने पे शुक्र की दृष्टि हो जाती है. प्रकृति विरुद्ध आहार विहार, जैसे गर्म पित्त प्रकृति वाला अगर गर्मी में ज्यादा रहे, या कफ प्रकृति वाला अगर आम बढ़ाने वाला ज्यादा खाए, तो प्रकृति विरुद्ध आहार और विहार से भी शुक्र की दृष्टि हो जाती है. अकाल में अगर मैथुन हो या अयोनि में मैथुन हो, तब भी बढ़ जाता है शुक्र की दृष्टि. कटुतिक्त, कषाय, लवण, आम्ल का अति सेवन. अगर आप देखोगे तो चार रस जो है, चार नहीं, पांच रस का अति सेवन, सेवन नहीं है, अति सेवन से भी शुक्र नष्ट हो जाता है या शुक्र दुष्ट हो जाता है. अमनोनुकूल स्त्री या अविश्वासित स्त्री, जो स्त्री मनोनुकूल मतलब मन को प्रसन्न करने वाली नहीं है, उससे मैथुन करने से भी शुक्र दुष्ट हो जाता है. या जो अविश्वासित मतलब जिस पे विश्वास नहीं है, या फिर जो हम पे विश्वास नहीं करती, तो वो उस स्त्री से
उस स्त्री के साथ होने से या उस स्त्री के साथ मैथुन करने से भी शुक्र दुष्ट हो जाता है। चिंता, शोक और भय, चिंता, शोक और भय से भी शुक्र की दृष्टि हो जाती है। अब यहाँ पर शुक्र की दृष्टि मतलब शुक्र में दोष बढ़ जाना, एज वेल एज शुक्र का स्खलन नहीं हो पाना या शुक्र का जल्दी स्खलन हो जाना, ये सभी आ जाते हैं। जब हम चिंता में होते हैं, जब हम शोक में होते हैं, तब भी शुक्र की दृष्टि होती है और भय में भी शुक्र की दृष्टि होती है। इसीलिए जब शारीर स्थान में सेकेंड ईयर में हमने कौन सा अध्याय था, जाति सूत्रीय के पहले वाला, जिसमें सेम कुल के स्त्री के साथ ये नहीं करना चाहिए। एनीवे वो अध्याय का नाम मुझे याद नहीं है अभी, बट उस अध्याय में बताया है कि हर्ष, जब हर्ष हो, हर्ष मतलब मन प्रसन्न हो, मतलब चिंता, शोक और भय नहीं हो, प्राइवेसी हो, तब मनोनुकूल रजस्वला मतलब रजस्वला स्त्री जिसका मेंसेस खत्म हो गया है, उससे संभोग करने का ये बताया है, विधान किया है। उसके बाद अनुचित शस्त्र, शार और अग्निकर्म। शुक्र जो है वो ऐसे तो 10 प्राणायतन में है, प्लस मेढ्र जो है, पेनिस जो है, दैट इज अ मर्म। तो अगर वहां पर गलत शस्त्र या गलत क्षार या गलत अग्निकर्म, शस्त्र कर्म में कट जाता है, क्षार और अग्निकर्म में जल जाता है, तो अगर गलत तरीके से जल गया हो मेढ्र, तब भी शुक्र की दृष्टि होती है। तो 8 कारण बताए उन्होंने, 7 कारण। शुक्र में दोष क्या क्या होते हैं? अब ये जो दोष हैं, ये दोष आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में मिलेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस, सीमन का क्वालिटेटिव एनालिसिस जब होता है तब आपको ये दोष मिलेंगे। फेनिल, फेनिल मतलब वात से दुष्ट है, और जैसे फेन में हमें जब यूरिन पास करते हैं तब बहुत सारा झाग निकलता है, तो फेनिल शुक्र दोष में भी बहुत सारे झाग के साथ शुक्र निकलता है। तनु, तनु मतलब पतला या लिक्विड। तो शुक्र, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, शुक्र का परीक्षण अगर किया हो फर्स्ट ईयर में, तो शुक्र का परीक्षण करते वक्त शुक्र ये गाढ़ा होता है, मतलब इट इज अ सेमी सॉलिड टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो उसके बाद जब वो मतलब शरीर के बाहर आ जाता है तो उसमें एक लिक्विफैक्शन टाइम होता है। लिक्विफैक्शन टाइम इज यूजुअली 20 to 30 मिनट्स। तो तनु शुक्र मतलब ज्यादा पतला शुक्र। विवर्ण मतलब जिसमें लिक्विफैक्शन टाइम कम हो। विवर्ण, विवर्ण का मतलब है कि जिसमें शुक्र का वर्ण जो है, प्राकृत वर्ण, वो बदल जाता है। शुक्र का प्राकृत वर्ण क्या है? अल्प पीत श्वेत, मतलब स्लाइटली येलोइश व्हाइटिश। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च। अगर शुक्र का आपको डिस्क्रिप्शन याद है फर्स्ट ईयर से, तो उसमें बताया गया है कि स्फटिक के जैसा, क्रिस्टल के जैसा। अब ये क्रिस्टल कौन सा? जो फिश टैंक में डालते हैं ना, येलोइश व्हाइट होता है, तो वो क्रिस्टल के जैसा शुक्र होता है। तो अगर उसका नॉर्मल वर्ण बदल जाए, अगर उसमें रक्त आ गया तो लाल वर्ण का हो जाएगा, या अगर दूसरा कोई इन्फेक्शन हो गया तो पीत वर्ण का हो जाएगा। तो विवर्ण है तब भी शुक्र का दोष जाना जाता है। पूति दोष, पूति मतलब गंध में, मधुरम मधुगंधी बताया, तो पूति मतलब जब विस्र गंध या गंदा स्मेल आने लगे तब भी शुक्र का दोष बताया गया है। शुक्र का दोष, शुक्र में पूति गंध क्यों आता है? क्वाइट पॉसिबली बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन। अगर बहुत पिच्छिल है, पिच्छिल मतलब शुक्र इज, दो इट इज अ सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, इट इज नॉट टू मच स्लाइमी, बहुत स्लाइमी नहीं होता। तो अगर स्लाइम ज्यादा है तब पिच्छिल है।
अन्य धातु से संदुष्ट। अब अन्य धातु से संदुष्ट में ज्यादा करके रक्त धातु का ये आता है, मतलब व्हाट वी सी प्रैक्टिकली इज शुक्र में भी संदुष्ट विथ, और शुक्र में कम अलोंग विथ रक्त धातु। बाकी कोई धातु का मैंने नहीं देखा। अवमादि मतलब शुक्र त्याग के समय बहुत दुर्बलता आती है, शुक्र त्याग के समय बहुत दुर्बलता आती है। अब दुष्ट शुक्र की चिकित्सा कैसे करें? अगर वातज दुष्टि है तो निरूह और अनुवासन करें। वातज दुष्टि कहाँ कहाँ हो सकती है? वातज दुष्टि अगर आपने पिछले वाला देखा तो अगर फेनिल है तो वात दुष्टि हो सकती है, अगर पिच्छिल है तो कफ दुष्टि हो सकती है, विवर्ण है तो पित्त दुष्टि हो सकती है, पूती है तो पित्त दुष्टि हो सकती है। तो डिपेंड, अन्य धातु संतुष्ट है तो रक्त दुष्टि हो सकती है, अवमादि है तो वात दुष्टि हो सकती है। तो अगर दुष्ट शुक्र में यहाँ पर शुक्र की परीक्षा करनी ही चाहिए, साथ ही साथ प्रकृति की परीक्षा और बाकी लक्षणों की परीक्षा भी करनी चाहिए। तो वातज दुष्टि है तो निरूह और अनुवासन से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। पित्तज दुष्टि है तो शीत वीर्य के रसायन कल्प देने चाहिए, और कफज दुष्टि है तो उष्ण वीर्य के रसायन कल्प देने चाहिए। अब शीत वीर्य के रसायन कल्प जैसे आंवले के रसायन कल्प है, उष्ण वीर्य के रसायन कल्प जैसे भल्ला तक के रसायन कल्प है। तो इस प्रकार से शुक्र की चिकित्सा, दुष्ट शुक्र की चिकित्सा करने का विधान चरकाचार्य ने बताया है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने योनि व्यापक और शुक्र दुष्टि मतलब प्राकृत चीजों की दुष्टि जब बताई, उसके बाद उन्होंने नपुंसकता बताई। नपुंसकता इज इनफर्टिलिटी, या नपुंसकता इज अनेबल टू डू इंटरकोर्स, अनेबल टू डू कॉइटस। तो नपुंसकता में उन्होंने 4 पार्ट बताए हैं: बीज उपघातज, ध्वज उपघातज, वृद्धावस्था और धातु क्षय। नपुंसकता मतलब परिस्थिति अगर यथा योग्य हो, मतलब पेनिस ठीक हो, आदमी ठीक हो, बट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ इंटरकोर्स आइदर फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब मेढ्र का हर्षण या अराउजल ऑफ द पेनिस होता ही नहीं है, या फिर मिड वे में पेनिस फ्लैसिड हो जाता है। फ्लैसिड मतलब अपना जो टाइटनेस है वो छोड़ देता है। इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस शुड बी टाइट, तो टाइटनेस छोड़ देता है, या फिर शुक्र में दुष्टि उत्पन्न हो जाती है और शुक्र जल्दी गिर जाता है। तो अब हम एक एक प्रकार को देखेंगे। बीज उपघातज। बीज उपघातज का मतलब है जिसमें बीज में उपघात हुआ हो, या तो क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी कम हो, या स्पर्म्स का मोटिलिटी कम हो। तो बीज उपघातज में स्पर्म्स में प्रॉब्लम होता है। द प्रॉब्लम इज विद द स्पर्म्स। शीतल, रुक्ष, अल्प, विरुद्ध और संश्लिष्ट भोजन करने से बीज उपघात होता है। अत्यधिक श्रम, एक्सेस एक्सरसाइज और एक्सेस एक्टिविटी करने से बीज उपघात होता है। अत्यधिक भोजन, देखो अत्यधिक भोजन और विरुद्ध भोजन और अजीर्ण भोजन, पुराना भोजन बिना जीर्ण हुए अगर आप नया भोजन लेते हो तब भी बीजोपघात का कारण माना है उसको। पंचकर्म का अतियोग, अगर बहुत सारा पंचकर्म किया जाए गलत पेशेंट में तब भी उसका बीजोपघात होता है। If you see these all things, शीतल, रुक्ष, अल्प, विरुद्ध, संश्लिष्ट, अत्यधिक, विरुद्ध, अजीर्ण भोजन, अत्यधिक श्रम, पंचकर्म का अतियोग, this all relates to the nutritious aspect of sperms. स्पर्म्स का फॉर्मेशन और स्पर्म्स का न्यूट्रिशन, इससे रिलेट होता है ये बीजोपघातज। उसके बाद स्त्री अगर मनोनुकूल नहीं हो तो शुक्र दृष्टि तो बताई है उन्होंने। तो मनोनुकूल स्त्री के साथ, ऐसी स्त्री जिसको हम मन से प्यार करते हैं या जो हमको अच्छी लगती है, उसके साथ अगर मैथुन करें तो बीज का उपघात नहीं होता। लेकिन अगर
अमनोनुकूल स्त्री हो तो शुक्र दृष्टि या बीज का उपघात हो सकता है। तो बीजोपघात कैसे समझ में आना चाहिए? अगर उसका वर्ण पांडु हो, इफ इट इज मोर व्हाइटिश, अगर पुरुष दुर्बल हो, अल्प प्राण हो, मतलब अल्प प्राण मतलब जिसमें प्राण बहुत कम बचा है, अल्प हर्ष हो जिसमें इरेक्शन आया नहीं है, जिसको रुद्र रोग हो या पांडु हो या तमक श्वास हो या कामला हो, तो इन रोगों में बीज का उपघात हो जाता है। और बीज को उपघात या बीजोपघात देखने के लिए हमको पांडु वर्ण, दुर्बल पुरुष जिसमें अल्प प्राण है और अल्प हर्ष है, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं या इस प्रकार का शुक्र दिखाई देता है। बीजोपघात के बाद आया ध्वजोपघात। ध्वजोपघात मतलब जिसमें इरेक्शन नहीं आता हो, इरेक्शन नहीं आता हो। ध्वज मतलब पेनिस और नेत्र, इसमें ध्वज का उपघात हो जाता है, ध्वज में इरेक्शन नहीं आता। अत्यधिक आम्ल, लवण, क्षार और विरुद्ध चीजें लेने से ध्वज का उपघात हो जाता है। आम्ल, लवण और क्षार ये वैसे भी शुक्र नाशक है, ऊपर से अगर विरुद्ध अन्न लिया जाए तो विरुद्ध अन्न से भी ध्वज का उपघात हो जाता है। पिष्टान्न मतलब एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, पिष्टान्न एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेने से क्या हो जाता है? एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेने से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने से आर्टरी के इंटीरियर वॉल्स में फैट डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। और फैट डिपोजिशन होने से व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इरेक्शन? इरेक्शन में आप जो पेशेंट का आर्टरीज है उसमें ब्लड, अगर आपको फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी में से याद हो तो कॉर्पस कैवर्नोजम नाम का एक मसल है जिसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई है। वो कॉर्पस कैवर्नोजम के आर्टरीज में ब्लड भर जाता है और जिसकी वजह से इरेक्शन आता है। तो बिकॉज द internal cavity of these arteries is reduced, the blood cannot fill inside, and that is why we have ध्वजोपघात। पिष्टान्न लेने से या ज्यादा दूध लेने से या आनुक मांस लेने से, गुरु भोजन करने से, कार्श्य अगर ज्यादा हो तो, कार्श्य हो तो वैसे ही दुर्बलता आ जाती है। अयोनि मैथुन, कन्या मैथुन और अभिघात, अभिघात मतलब मेढ्र पर, पेनिस पर जोर से आघात हो जाए तो ये फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ये वर्ड आपने सुना होगा ज्यादा करके अस्थि धातु के लिए, अस्थि धातु के लिए। बट देयर कैन बी फ्रैक्चर ऑफ द पेनिस ऑल्सो। फ्रैक्चर ऑफ द पेनिस तब होता है जब कॉर्पस कैवर्नोजम अपने बेस से टूट जाता है या छूट जाता है। तो अभिघात होने से भी ध्वजोपघात हो जाता है, मतलब जिसमें बीज में दुष्टि नहीं है लेकिन हिज पेनिस इज नॉट एबल टू बिकम इरेक्ट। अब इसमें क्या होता है? शोथ आ जाता है, वेदना होती है पेनिस के इरेक्शन में, राग मतलब रेडनेस आ जाता है, स्फोट मतलब अलग अलग प्रकार के विस्फोट या इरप्शंस आ जाते हैं। कोई एक पार्ट में मांस वृद्धि ज्यादा हो जाती है, दुर्गंधी ज्यादा आती है अगर इन्फेक्शन हो तो, उलाकोदक, उलाक के उदक के जैसा मतलब येलोइश ये आ जाता है टिंज, वेदना और रेफरिंग पेन। नाउ द नर्वस सप्लाई इज वेरी डेंस इन द पेनिस, तो वेदना रेफर्ड हो जाती है। रेफर्ड कहाँ होती है? बस्ती में होती है, कभी कभी उदर में होती है और कभी कभी उरु प्रदेश, थाई रीजन में भी वेदना रेफर हो जाती है। तो ध्वजोपघात से भी मतलब इन कारणों से ध्वजोपघात से भी मैथुन करने में अकार्य। तो सबसे पहला हमने देखा बीजोपघात, दूसरा ध्वजोपघात। अब तीसरा आता है वार्धक्य। वार्धक्य मतलब ओल्ड एज। ओल्ड एज से क्या हो जाता है? यूजुअली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 14 to 16 इज द राइट एज फॉर कंसीव, तो बाय 18 यू शुड हैव अ चाइल्ड। तो वार्धक्य मतलब 18 to 30 इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एजेस फॉर कंसीव। तो वार्धक्य जन्य मतलब जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाता है
वैसे वैसे इरेक्शन आना कम हो जाता है, धातु शैथिल्य आ जाता है और बल हानि हो जाती है, इसीलिए इरेक्शन आना कम हो जाता है। सो इंटरकोर्स बिकम्स, ये चरक ने नहीं दिया हुआ, दिस इज माइन जो नीचे दिया हुआ है, इन द इनिशियल स्टेजेस, जब हम जवान हैं तो इनिशियल स्टेजेस में इंटरकोर्स इज ट्राई वीकली, हफ्ते में 3 या 4 बार। उसके बाद जब हम 40s में आ जाते हैं तो इट इज ट्राई वीकली, हफ्ते में 1 या 2 बार। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो इट इज ट्राई वीकली, वीकली मतलब बहुत दुर्बलता से। सो दिस इज हाउ इंटरकोर्स हैपेंस ओवर द पीरियड। नॉर्मल ह्यूमन लाइफ इज अराउंड 100 years, आज की तारीख में इट इज 68। बट इफ पर्सन सब चीजों को संभाल के रखता है, धातुओं का बल बना के रखता है, तो 100 साल तक जी सकता है। तो 18 साल से 100 साल, अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 18 to 35 40, it is the first type. From 40s to maybe 65 70, it is the second type. और 75 to 100, it is the third type. और वैसे भी वार्धक्य में शुक्र का हमको ये करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। वी शुड नॉट हैव इंटरकोर्स ड्यूरिंग वार्धक्य, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उसके बाद लास्ट आता है क्षयज। क्षयज में दो प्रकार के चीजें उन्होंने बताई है, एक शरीर धातु का क्षय और एक मन के गुणों का क्षय। तो संभोग जो होता है या इंटरकोर्स जो होता है, दैट इज पार्ट ऑफ विच, वो तम दोष के कारण होता है, तम दोष। तो अगर मन में सत्व दोष बढ़ जाए तब भी क्षयज उपघात मतलब क्षयज दृष्टि होती है। या अगर धातुओं में क्षय हो जाए, धातुओं में अगर क्षय हो जाए, रस रक्तादि मांस मेदादि धातु जो हैं उनमें अगर क्षय होता है तो एक धातु अगले धातु का पोषण करता है। तो रस में क्षय हो जाएगा तो 28 दिन में 7 7 का 49 डेज में शुक्र धातु में भी क्षय हो जाएगा। तो धातु क्षय जो है वो भी एक कारण है उपघात का। इसके लक्षण क्या क्या है? लक्षण ये है कि बल जो है वो कम हो जाता है, शुक्र की उत्पत्ति कम हो जाती है। तो क्षयज में ध्वजोपघात भी हो सकता है और शुक्र की दुष्टि भी हो सकती है। साध्यासाध्यत्व, अगर ध्वजभंग और क्षय ये दोनों है तो असाध्य है, और अगर जन्मजात नपुंसकता है तो इनक या छक्का या नंबर 6 हो जाता है। तो 4 प्रकार के शुक्र के दोष, 7 प्रकार के शुक्र की दुष्टि, विवर्ण, अवमादि, तनु, फेनिल। और शुक्र के दोष 4 प्रकार के, एक बीजोपघातज जिसमें शुक्र कम हो गया, एक ध्वजोपघातज जिसमें इरेक्शन कम हो गया, एक वार्धक्य जनन जिसमें एबिलिटी कम हो गई, और एक क्षयज जिसमें बल कम हो गया। तो ये 4 प्रकार के शुक्र के दोष हैं। अब जब उन्होंने क्लैब्य बताया तो उसकी चिकित्सा भी बताई। चिकित्सा हमने ऑलरेडी 2nd चैप्टर में देख ली है। वाजीकरण चिकित्सा, वाजीकरण के पहले रसायन कर्म करना जरूरी है या वाजीकरण के साथ रसायन कर्म करना जरूरी है, क्योंकि रसायन कर्म शरीर के बाकी धातुओं को भी बल देता है, और जब बाकी धातुओं को बल मिले तब क्या होता है कि एक धातु का सार भाग अगले धातु को पुष्ट करता है। तो अगर आप मेद को पुष्ट करने वाला चीज दोगे, पुष्ट, हाँ, वृद्ध नहीं, अगर आप मेद को पुष्ट करने वाला चीज दोगे तब भी शुक्र धातु की पुष्टि होनी ही है। अगर आप अच्छा खाओगे, रस धातु को पुष्ट करोगे, तब भी शुक्र धातु की पुष्टि होनी ही है। तो एक रसायन के चिकित्सा में मैंने वाइवा में पूछा था, किसी ने बताया था, लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। लाभोपायो ही शस्त, शस्त मतलब प्रशस्त धातु, शस्त का मतलब है प्रशस्त धातु। तो इसीलिए प्रशस्त धातु में भी शुक्र आ गया, तो रसायन से भी शुक्र वृद्धि होती है, हाँ, लेकिन वाजीकरण से शुक्र की मूल वृद्धि होती है, मतलब अधिक प्रमाण में शुक्र के फोकस करके वृद्धि होती है। तो वाजीकरण चिकित्सा देनी चाहिए।
डरना नहीं, कोरोना नहीं हुआ। उसके बाद क्षतक, क्षीण और क्षय की चिकित्सा देनी चाहिए। ये चिकित्सा भी धातु पुष्टिकर ही होती है, रसायन चिकित्सा ही होती है। उसके बाद पंचकर्म देना चाहिए। तो 3 प्रकार की चिकित्सा बताइए क्लैब्य की, ध्वजोपघात या वार्धक्य जनन, ये सब क्लैब्य के प्रकार है। इन क्लैब्य मतलब इनएबिलिटी टू परफॉर्म इंटरकोर्स। तो पंचकर्म चिकित्सा देनी चाहिए। पंचकर्मों में कौन कौन से पंचकर्म? नस्य छोड़ के बाकी सब। नस्य ऊर्ध्व जत्रुगत विकार के लिए है। बाकी चारों पंचकर्म जो हैं, जो चरक ने बताए हैं, वाग्भट ने पंचकर्म में रक्त दुष्टि को लेके रक्तावसेचन बताया है, लेकिन चरक ने रक्तावसेचन नहीं बताया। चरक ने निरूह बताया है और अनुवासन बताया। तो रक्तावसेचन को छोड़ करके और नस्य को छोड़ करके बाकी 4 जो बचते हैं कर्म, इन कर्मों का बहुत ज्यादा फायदा होता है क्लैब्य के पेशेंट। अब लास्ट में उन्होंने स्तन्य रोग बताए। स्तन्य रोग मतलब, स्तन्य रोग के बाद बाल रोग भी आते हैं, लेकिन उसका 1 या 2 स्लाइड है। स्तन्य रोग जो बताए हैं, स्तन्य रोग मतलब डिफॉर्मिटीज या डिसीजेस ऑफ द ब्रेस्ट में। नाउ योनि व्यापक चिकित्सा जो है, दैट इज रिलेटेड टू कंसेप्शन। तो कंसेप्शन में शुरुआत से लेके, हाँ, वो जो अध्याय का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, वो अतुल्य गोत्रीय अध्याय। तो शुरुआत से लेके लास्ट तक जितने भी, मतलब बच्चा पैदा होने तक और बच्चे के भी रोग उन्होंने योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में ही बताए हैं। क्यों? तो चरक चिकित्सा का ग्रंथ है। बाल रोग का ग्रंथ कौन सा है? काश्यप। तो काश्यप में बाल रोगों का ज्यादा वर्णन, चरक में बाल रोगों का कम वर्णन। तो स्तन्य रोगों में आहार, विहार और मानस रोग से और आघातज रोग से स्तन्य के रोग उत्पन्न होते हैं या स्तन्य की विकृति उत्पन्न होती है। अब यहाँ स्तन्य विकृति में स्तन विकृति भी समझ लेना चाहिए। लक्षणानुरूप 8 प्रकार के होते हैं। वातज अगर दुष्टि है तो विरसता, मतलब बच्चा दूध नहीं पी पाता या पीता नहीं है, टेस्टलेसनेस या बैड टेस्ट, फेनिल मतलब ज्यादा झाग के साथ निकलता है, और रुक्षता। नाउ आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू, बट रुक्षता कैसे हम ये करते हैं? स्निग्धता और रुक्षता, ये 2 विपरीत गुण है। कोई भी चीज अगर स्निग्ध हो, तो अगर आप उसको कोई रुमाल में से 1 ड्रॉप डालोगे, आप एक काम करना, पानी और शहद इनको रुमाल के ऊपर से डाल के देखना। शहद रुक्ष है, पानी रुक्ष नहीं है। पानी रुमाल में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, वेरे शहद जो है वो धीरे 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 नीचे चला जाता है। तो दैट इज रुक्षता। रुक्षता इज जब ज्यादा प्रमाण में रुक्ष गुण बढ़ जाए तो वो कपड़े में एब्जॉर्ब नहीं होता, और ये अच्छे शहद के गुण में आता है कि अगर उस शहद में शक्कर और पानी मिक्स किया हुआ है तो उसमें भी चाशनी की जैसा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन उसमें रुक्षता नहीं होती। तो जैसे ही आप कपड़े पे डालते हो वो चिपक जाता है कपड़े में, द वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द क्लॉथ। वेयर शहद जो है वो रुक्ष है, इट डजंट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द क्लॉथ क्विकली। तो पहले 3 दोष जो हैं, 8 प्रकार के दोष बताए हैं, उसमें से विरसता मतलब टेस्टलेसनेस, फेनिलता और रुक्षता, ये 3 जो हैं, ये वात के दुष्टि के, स्तन्य में वात बढ़ जाने या वात से स्तन्य की दुष्टि हो जाने की वजह से होते हैं। विवर्णता और दुर्गंधी। विवर्णता इज कलर नॉर्मल से, स्तन्य का कलर कैसे होता है? येलो, व्हाइटिश येलो, वहां पर येलो ज्यादा होता है और व्हाइट कम होता है। शुक्र का कैसे है? येलोइश व्हाइट, येलो ज्यादा, येलो कम होता है और व्हाइट ज्यादा होता है। तो पित्तज इसमें 10 मिनट रह गए, वी विल डू अटेंडेंस इन अराउंड 4 to 5 minutes and then I will let you know how for the next time you are going to do your seminar. तो पित्त के वजह से विवर्ण और दुर्गंध आ जाती है। विवर्णता मतलब कलर चेंज हो जाता है और दुर्गंधी मतलब स्मेल चेंज हो जाता है। अगर आप देखो तो उन्होंने जितने भी लक्षणानुरूप बताए हैं उसमें से 4 प्रकार के लक्षण तो इंद्रियगामी हैं, इंद्रियगामी।
मतलब आंख से दिखे या नाक से समझे, ऐसे। कफ, कफज दृष्टि से स्तन्य गुरु हो जाता है। गुरु स्तन्य कैसे समझेंगे? पचने में भारी हो जाता है, एक बार पीने के बाद बार बार भूख नहीं लगती, या फिर भूख कम हो जाती है। पिच्छिल, चमड़ी से समझने वाला, स्लाइमी हो जाता है। स्नेह भी चमड़ी से समझने वाला, ज्यादा ऑयली हो जाता है। इसके बाद उन्होंने हर एक की संप्राप्ति बताई है। संप्राप्ति बहुत इजी है। वात बढ़ जाता है, स्तन्य में आश्रित हो जाता है और विरसता दोष उत्पन्न करता है या फेनिल दोष उत्पन्न करता है, रुक्षता उत्पन्न करता है। पित्त बढ़ जाता है, स्तन्य में आश्रित हो जाता है, विवर्णता उत्पन्न करता है या दुर्गंधि उत्पन्न करता है। कफ बढ़ जाता है, स्तन्य में आश्रित होता है, गुरु, पिच्छिल या स्निग्ध स्तन्य उत्पन्न करता है। तो संप्राप्ति इज वेरी इजी। पूरे योनि व्यापक में संप्राप्ति इज वेरी इजी। हर बाकी के अध्याय में संप्राप्ति के बड़े बड़े श्लोक हैं, लेकिन योनि व्यापक चिकित्सा में संप्राप्ति बहुत ही इजी। स्तन्य रोग की चिकित्सा। अब स्तन्य रोग में चिकित्सा क्या क्या करनी चाहिए? पंचकर्म करना चाहिए, नस्य छोड़ के, रक्तावसेचन छोड़ के। रक्तावसेचन कर सकते हैं, लेकिन रक्तावसेचन छोड़ के और पंचकर्म नस्य छोड़ के बाकी पंचकर्म बताए हैं। पथ्य भोजन करना चाहिए। पथ्य भोजन में जिस प्रकार की स्तन्य दुष्टि हो, उस दोष के विपरीत भोजन करना चाहिए। उस दोष के विपरीत भोजन करना चाहिए। जैसे कफज दुष्टि है तो शुंठी लेनी चाहिए, पित्तज दुष्टि है तो सारीवादी योग लेना चाहिए। उसके बाद वातज दुष्टि है तो ज्यादा स्निग्ध चीजें लेनी चाहिए। दुग्धवर्धक योग, सबसे अच्छा दुग्धवर्धक शतावरी है। सबसे अच्छा दुग्धवर्धक शतावरी है। शतावरी कल्प जो है वो दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। सबसे अच्छा विरसता नाशक योग जो है वो शुंठी के अलग अलग कल्प हैं। शुंठी के अलग अलग कल्प, और ये कल्प किसको देने हैं? माता को देने हैं। बालक को, अगर स्तन्य गुरु है तो बालक को देके कुछ फायदा नहीं है। स्तन्य लघु करने के लिए माता को योग देने चाहिए। आज भी शतावरी कल्प दूध बढ़ाने के लिए और शुंठी के लड्डू महाराष्ट्र में जब स्तन्य आना चालू हो जाता है, जब बच्चे को फीडिंग देते हैं तो देते हैं। डींग के लड्डू भी देते हैं, डींग के लड्डू। ये भी कफ और वात नाशक योग बताए जाते हैं, आपके यहाँ भी देते होंगे। उसके बाद स्तन का लेपन करना चाहिए। स्तन का लेपन वातज, पित्तज और कफज तीनों इसमें कर सकते हैं। कफज अगर ये है तो कफज है तो उष्ण चीजों से, जैसे अगरू आदि। उसके बाद पित्तज है तो चंदन आदि से, और वातज है तो अलग अलग घृत या वात शामक योगों से स्तन का लेपन कर सकते हैं। लेपन मतलब स्तन पे ये लगाना, पाउडर्स लगाना या लेप लगाना। स्तन्य शोधन, स्तन्य में अगर कफज कोई गुण है या पित्तज कोई गुण है तो उसको शोधन करने के लिए स्तन्य शोधन। स्तन्य शोधन इस चीज को भी कहते हैं कि जिसमें अगर कोई रुकावट है स्तन्य आने में या क्वांटिटी कम आ रही है तो उसको भी शोधन करके आप बढ़ा सकते हो। स्तन्य शोधक योग जो है वो आपको कहाँ मिलेंगे? षड विरेचन शताश्रितीय अध्याय में स्तन्य शोधक 10 श्रेष्ठ द्रव्य मिलेंगे। तो अगर आपके पास सेकेंड ईयर की झलक है, अगर आपने कबाड़ी वाले को नहीं दी तो आप उससे भी देख सकते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, बाल रोग चिकित्सा। यस अब बाल रोग में उन्होंने ज्यादा डिटेल में तो डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने बाल रोगों की चिकित्सा बता दी। बाल रोगों में सबसे मेन मतलब कोमलता से संशोधन करना चाहिए, अगर संशोधन करें भी तो। क्यों? क्योंकि बाल रोगों में परतंत्रता होती है। मतलब जो चाइल्ड है ही डिपेंड्स ऑन हिज मदर टू फॉर न्यूट्रिशन। ज्यादा करके सिर्फ शमन औषधि देनी चाहिए, शोधन औषधि नहीं देनी चाहिए। और शमन औषधि भी किस डोज में देनी चाहिए? अल्प मात्रा और मृदु। अगर कोई पेशेंट जो है
वो ज्यादा मात्रा में पैरासिटामोल खा ले, बड़ा बड़ा आदमी 2 गोली खा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अगर छोटा बच्चा है और उसको अगर आप पैरासिटामोल सिरप दे रहे हैं तो वो ज्यादा मात्रा में नुकसान कर सकता है। तो अल्प मात्रा और मृदु द्रव्य देने चाहिए। मृदु मतलब नरम, पाउडर्ड फॉर्म। मधुर द्रव्यों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। आज की तारीख में भी अगर आप देखो तो जितने पैरासिटामोल किसी ने चूस के खाई होगी तो बहुत कड़वी होती है, लेकिन पैरासिटामोल का सिरप जो होता है दैट इज स्वीट। पैरासिटामोल का सिरप दैट इज स्वीट, दैट इज बिकॉज मधुर बेस में दिया गया है। माता में औषधि देनी चाहिए, बालक को सबसे कम औषधि देनी चाहिए। तो इसीलिए इट इज एडवाइजेबल टू यूज औषधि विच आर सिक्रेटेड आउट इन द मिल्क, जैसे शुंठी। अगर बालक को दवाई देनी है तो सबसे बेस्ट मतलब स्तन पे लेप लगा दो उस दवाई का, तो जब दूध खींचेगा तो थोड़ी सी दवाई भी उससे चली जाएगी। अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति उष्ण, किसी भी गुण के अधिक चीज से दी गई दवाई है या अधिक गुण वाली दवाई है वो बालक के लिए अपथ्य मालूम होती है या साबित हो जाती है। अब लास्ट में उन्होंने, बाल रोग खत्म हो गया, लास्ट में उन्होंने बताया कि ये आपने फिर विमान स्थान में पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने बताया है कि देश, काल, प्रमाण और साध्य, ये 4 घटकों को मिलके, ये 4 घटकों को मिलके आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अनुपदेश में रुक्ष दवाइयाँ, जांगल देश में स्निग्ध दवाइयाँ, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में स्निग्ध दवाइयाँ। प्रमाण, रोगी के डोज, रोगी का जो डोज है वो उसकी प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए और रोगी को जो साथ में है उस हिसाब से देनी चाहिए। लास्ट में उन्होंने दशविध परीक्षा बताया है। दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयाः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा। ये दशविध परीक्षा जो आपने विमान स्थान में पढ़ी है वो बताइए। तो अब 2 मिनट रह गए हैं। व्हाट आई विल डू इज आई विल पोस्ट द attendance link in the chat box and you all can do attendance। गलती से गलत लिंक डाल दिया। अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गया तो इसका मतलब आपका ये रिकॉर्ड हो गया है, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया है। और प्लीज सी द कंटेंट फोल्डर। जब आप कंटेंट सर फोल्डर देख, हाँ बोलो। चैट के अंदर वो नहीं दिख रहा, दिख लिंक रहा ही नहीं आई है सर अभी। डाला ही नहीं लिंक अभी तक। रुको, ये आ गया लिंक। आप 2 मिनट तक आराम से कर सकते हो और कंटेंट के फोल्डर में देख लो। पहले 8 लोगों को, पहले मैं इंस्ट्रक्शंस भी कंटेंट के फोल्डर में ही डाल दूंगा। तो आप अभी अटेंडेंस कर लो और चले जाओ। क्विट इंडिया मूवमेंट। मीटिंग एंड कर रहा हूं, लेकिन टॉपिक, इसके जो टॉपिक हैं वो मैं कंटेंट के फोल्डर में डाल दूंगा। फर्स्ट 6 और 8, first 6 or 8 have to present the next time. The details of the same will be written in the content folder.